नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईटी ज्ञान के कहानी के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक फिर से नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको 2 जासूसों की कहानी सुनाई, जिसमें आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी अच्छी मिली। आप लोगों ने उसको बहुत ही सराहा। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेके आया हूँ थोड़ा सा हटकर टॉपिक है। आज की जो कहानी है वो पुनर्जन्म की घटना पर आधारित है। हालांकि हिंदू मैथोलॉजी में हमेशा ही पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, लेकिन विज्ञान ने हमेशा इसको नकारा है। विज्ञान का ये मानना है कि पुनर्जन्म कभी होता नहीं है। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, इस कहानी को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और पुनर्जन्म हुआ है। और इस घटना को, इस कहानी को मान्यता दी है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिकों ने। तो इस वजह से ये कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपनी इस कहानी पर आते हैं। कहानी इटावा की है, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की है और कहानी 5 दशक पुरानी है ना। बात है 1968 की। 1968 में इटावा के सफ़ीपुरा गांव में एक गरीब ठाकुर के घर पर एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम घरवाले रखते हैं सुमित्रा, और उस सुमित्रा का जो पालन पोषण है वो पालन पोषण होता है। लेकिन थोड़े दिन ही बीतते हैं, बच्ची छोटी ही रहती है कि उसके पिताजी की जो है डेथ हो जाती है, माँ की डेथ हो जाती है। तो वो बच्ची बहुत गुमसुम रहती है और उसके रिश्तेदार इस बच्ची का पालन पोषण करते हैं। जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है तो बड़ी होने पर ही उसकी शादी कर दी जाती है, और शादी जगदीश सिंह नाम के एक आदमी से की जाती है। उस समय जब इस बच्ची की शादी की जाती है तो उसकी उम्र मात्र 13 साल रहती है। शादी करने के बाद में लगा कि ये बच्ची जो है, जो गुमसुम सी रहती है, जो बहुत अकेली महसूस करती है, इसका अकेलापन दूर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यूँ कि जिस पति से इसकी शादी हुई थी, जिससे इसकी शादी हुई थी, वो भी गरीब ही परिवार से थे, और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए इनके जो हस्बैंड हैं सुमित्रा के, जगदीश, वो शहर चले गए नौकरी करने के लिए, कमाने धमाने के लिए। लेकिन फिर 1984 का साल आता है। इस साल सुमित्रा को एक जो है वो बेटा पैदा होता है। अब ऐसा लगा जैसे सुमित्रा जो है वो अकेलेपन से बाहर आएगी, और हुआ भी ऐसा कि सुमित्रा जो है उस अकेलेपन से, उस जो गुमसुम वाली ज़िंदगी थी, उससे बाहर आती है। अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करती है, हमेशा उसको जो है अपने साथ रखती है। इवन कि वो पानी भरने के लिए अगर कुएं में भी के पास भी जा रही है तो अपने बच्चे को साथ में लेके जाती थी। और इसी तरीके से करते करते लगभग 5 महीने का दिन बीता। बच्चे के जन्म होने के बाद 5 महीने का बेबी हुआ। एक दिन वो कुएं के पास पानी भरने जा रही थी, बच्चे को अपने साथ लिए हुई थी। लेकिन जब पानी भरकर वो वापस लौट रही थी तो एक घटना घटी। घटना ये घटी कि अचानक ही जो है उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठ गए। आँखें जो है वो, आँखों की पुतलियाँ और आँखें वो चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। दांत जो है वो किटकिटाने लगी। जब इस घटना को ग्रामीणों ने देखा, गाँव वालों ने देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सब लोग जो है सुमित्रा से पूछने लगे कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन सुमित्रा उस पल जो है उसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ में क्या घटना हुई। तो उसने मना कर दिया कि हमें तो नहीं पता कि हमारे साथ में क्या हुआ। फिर गांव वालों ने सुमित्रा को पूरी बात बताई कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। अभी तो ये एक बार का किस्सा था, लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा, समय बीतता गया, तो ये जो घटना सुमित्रा के साथ एक दिन घटी थी, ये अब बार बार घटने लगी, बार बार घटने लगी। मतलब वही हाथ आसमान में उठ जाते,
आंखें गोल गोल घूमने लगती, दांत किटकिटाने लगते और वो एक बुत की तरह खड़ी हो जाती। जब ये सिचुएशन बार बार घटने लगी तो ये बात उसके पति जगदीश को बताई गई। जगदीश अपनी नौकरी वोकरी छोड़कर घर आए। घर आने के बाद में अब वो भी परेशान रहने लगे, डॉक्टर वगैरह को दिखाने लगे, नीम हकीमों को दिखाने लगे, लेकिन उससे कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अब सुमित्रा को भी जब लोगों ने बताया कि बीच बीच में आपकी तबीयत ऐसी हो जाती है, इस तरह आप बिहेव करने लगती है, तो वो भी अब अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए बच्चे से दूरी बनाने लगी। इस तरह से तब भी कुछ दिनों तक मामला खिंचा, लेकिन दिन आता है 16 जुलाई 1985 का। 16 जुलाई 1985 को एक बहुत बड़ी घटना घटती है। होता ये है कि 16 जुलाई 1985 को जैसे ही पहले की तरह घटनाएं घटती थी सुमित्रा के साथ में, वैसे ही घटी, वही हुआ सब कुछ। लेकिन इसमें एक चीज़ और हुआ। इसमें सुमित्रा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि आज के 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ये खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रही थी। सब लोग सुन रहे थे, गांव वाले सुन रहे थे। अब जब नॉर्मल हुई तो उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा आपने जो है जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी तो आपने ऐसी भविष्यवाणी की है कि 3 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को लेकर सुमित्रा चिंतित तो हुई, लेकिन अब 16 के बाद 19 जुलाई 1985 का समय आता है। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने ये ठान लिया कि वो जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी जान पर कोई चीज़ बनाए, जिससे उसकी मृत्यु संभव हो। इस वजह से पूरे दिन वो घर में रही, कहीं गई नहीं। जब शाम का समय हुआ तो उसने गेट खोला, अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो एक महिला जो है गुजर रही थी, एक जो कि गांव की ही थी, जिससे सुमित्रा जिसको जानती थी, गुजर रही थी। तो उससे वो बात करने लगी। बात जब कर ही रही थी तो करते करते ही अचानक सुमित्रा के हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठे, आंखें हुई गोल गोल घूमी, दांत किटकिटाए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जब आए, वैद्य जी आए, उन्होंने देखा, नाड़ी वाड़ी चेक की। चेक करने के बाद में वैद्य ने बताया कि इनके प्राण पखेरु हो चुके हैं, मतलब सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं है। घर वाले परेशान हुए, गांव वाले परेशान हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो 3 दिन पहले भविष्यवाणी की थी वो कैसे सच साबित हुई। खैर, अब ये सब चल ही रहा था, लेकिन सुमित्रा की डेथ हो गई थी, तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां जोरों शोरों की थी। अंतिम संस्कार में सुमित्रा को नहलाया गया, धुलाया गया, कपड़े उसके बदले गए। उसके पति ने उसकी मांग भी भरी, लेकिन जब उसका श्रृंगार हो रहा था तो कुछ महिलाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे सुमित्रा में भी जान बची हुई है, कुछ हरकतें कर रही है मामूली सी। जब महिलाओं ने ऐसा बताया तो फिर गांव के उन्हीं वैद्य जी को फिर बुलाया गया। वैद्य जी आए कि नाड़ी चेक किए। नाड़ी चेक करने के बाद में वो कहते हैं, हाँ नहीं, अभी ये सब बंद करिए, सुमित्रा में भी जान है, सुमित्रा अभी जीवित है। फिर थोड़ी देर बाद सुमित्रा उठ के बैठती है, देखती है अपने चारों तरफ, तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या हुआ, जो है कौन लोग हैं। इवन उसका पति उसके पास में आता है, उसको जो है गले लगाने की कोशिश करता है, तो अपने पति को वो छिटक के दूर कर देती है कि आप कौन हैं, मैं आपको जानती नहीं, आप ऐसे कैसे हमें छू सकते हैं। उसके बच्चे के बारे में बताया जाता है तो बच्चे को पहचानने से इनकार कर देती है। वो कह देती है कि हम नहीं पहचानते कि ये जो है ये बच्चा किसका है, और मैं आप सुमित्रा क्या लगा रखे हैं, हम सुमित्रा है ही नहीं, हम शिवा हैं। ये सारी बातें वो बोलती है। लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि घर वालों को ये महसूस होता है कि सुमित्रा को सदमा लगा हो, उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए। इस तरीके से घर वाले इंतज़ार करने लगते हैं। 2-4 दिन 6 दिन का समय गुजरता है, लेकिन वही कहानी। सुमित्रा बार बार कह रही है कि मैं सुमित्रा हूँ ही नहीं, मैं जो है शिवा हूँ, मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही है। ये सब बताती है, और बताती है कि मेरे पति हैं, मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब सब कुछ सारी चीज़ें बताती है, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं हैं।
तो ऐसे ही ये चीज़ें चल रही थी। अब होता ये है कि जो सुमित्रा है, वो सुमित्रा अब एक काम करती है। वो जो है एक पत्र लिखना जो है शुरू करती है, और पत्र को जो है अपने पति को देती है और कहती है कि इसको आप पोस्ट कर दीजिए। अब ऐसे वो लगभग आए गए दिन वो पत्र लिखती और अपने पति जो जगदीश जी थे उनको दे देती और उनसे कहती कि इसको आप पोस्ट कर दीजिए। उसके हस्बैंड जो है पोस्ट कर देते हैं इस पत्र को। कुछ दिन बाद जो है वो ऐसे ही पत्र जाता रहता है। इस तरीके से लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद जो है वो उसके घर के सामने, या ये कह लीजिए उस गांव में, एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का जो है नाम रहता है, एक मिनट रुकिएगा, राम सिया त्रिपाठी, है ना। उसका नाम रहता है राम सिया त्रिपाठी। और वो गांव में आता है, और गांव में आने के बाद में वो पूछता है कि इस गांव में कोई जो है एक महिला रहती है जिसको सदमा लगा हुआ है, और वो यहाँ पर जो है इस गांव में रहती है, मतलब उसके साथ में कोई घटना हुई है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मैं तो राम सिया त्रिपाठी जी पूछते पूछते उसके घर में, सुमित्रा के घर तक पहुँचते हैं। उससे बोलते हैं कि आपके घर से जो है इसी एड्रेस से एक पत्र आ रहा है जो मुझे लगातार मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो है पत्र किसने लिखा है। जैसे ही ये बात राम सिया त्रिपाठी जी बोलते हैं तो वो सुमित्रा बाहर निकल के आती है और राम सिया त्रिपाठी जी के गले लग जाती है, और वो उससे कहती है कि आप मेरे पापा हैं और आपने मुझे जो है पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मैं आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। ये बात जब उसके पिताजी राम सिया त्रिपाठी जी सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है बताती है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे माता पिता कौन है, सारी चीज़ें बताती है। लेकिन लोग यकीन नहीं करते। अब यकीन दिलाने की बारी थी, तो वो गांव का नाम बताती है कि मैं इटावा के ही पास एक गांव है जिसका नाम है दिबियापुर। तो मैं दिबियापुर गांव में जो है पैदा हुई हूँ, और आप मेरे पिताजी हैं, मेरी मदर ये हैं, ये सारी चीज़ें बताती है। अंत में सबूत के तौर पर राम सिया त्रिपाठी जी एक एल्बम लेके आए थे। उस एल्बम को सुमित्रा के सामने रखा जाता है। सुमित्रा उसमें से सब लोगों को पहचान के बता देती है कि ये फला व्यक्ति जो है वो ये हैं, फला व्यक्ति मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पहले के पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मतलब सब कुछ बताती है। शादीवाद का एल्बम था, सारी चीज़ें, मतलब वो जो था वो सही बताती है। और अब सवाल एक और पैदा होता है कि जो सुमित्रा थी, सुमित्रा का जो जन्म हुआ था ठाकुर परिवार में हुआ था, लेकिन बहुत गरीब थे। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि माँ बाप जो है गरीब थे और बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मतलब ये था कि सुमित्रा कभी स्कूल का उसने मुंह नहीं देखा था, मतलब सुमित्रा को बिल्कुल पढ़ना लिखना आता नहीं था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो खत कैसे अपने पिताजी को लिख रही थी, पत्र कैसे लिख रही थी। दूसरी बात, शिवा जो है वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही थी। अब ये सारी चीज़ें जो है लोगों को आश्चर्यचकित कर रही थी कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब जब ये एल्बम जो है पहचानती है शिवा, सब लोगों को बताती है, तो ये भी बताती है कि उसकी शादी जो है वो धूमधाम से हुई थी छेदी लाल के साथ में। और छेदी, और ये जो है ग्रेजुएट थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और उस घर में शादी के बाद जब गई तो इसकी ननद इसकी पढ़ाई लिखाई और इसकी काबिलियत की वजह से बहुत नफ़रत करती थी। नफ़रत करने की वजह से एक दिन ननद ने जो है पत्थर उठा के सुमित्रा के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से सुमित्रा की मृत्यु हो गई, और इसको जो है आत्महत्या जो है करार दिया गया, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। और ये सारी चीज़ें जो है सब चल ही रही थी। तो बाद में क्या हुआ कि राम सिया त्रिपाठी जी को लग गया कि ये जो सुमित्रा है, ये सुमित्रा नहीं, ये हमारी बेटी है जो कि शिवा है। शिवा जो है को अपने साथ वो अपने घर ले आते हैं डिबियापुर।
बाद में इस कहानी का अंजाम ये होता है कि छेदीलाल, जो कि शिवा के पूर्व पति थे, उनसे तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो जो 2 बच्चे रहते हैं छेदीलाल से, उन 2 बच्चों को शिवा अपनाती है। साथ ही जो जगदीश जी से शादी हुई रहती है, इनको अपना पति स्वीकार करती है, और पति स्वीकार करने के बाद में जगदीश से जो संतान होती है उसको भी अपना संतान मान के स्वीकार करती है शिवा, और सफ़ीपुरा गांव में अपने पति जगदीश के साथ में ही रहने लगती है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। जब इस बात की सच्चाई जो है ये पता लगती है लोगों को कि इटावा में ऐसी ऐसी जो है वो घटना घटी है, एक पुनर्जन्म की कहानी सामने आई है, तो ये अखबारों में, मीडिया में ये मामला बहुत तूल पकड़ने लगता है। जब तूल पकड़ने लगता है तो ये बात अमेरिका तक जाती है, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिकल के वैज्ञानिक आते हैं, और साथ ही जो वैज्ञानिक रहते हैं वो वैज्ञानिक रहते हैं इयान स्टीवेंसन, और एक बेंगलुरु की महिला वैज्ञानिक रहती हैं जिनका नाम था सतवंत पसरीचा। तो वो सतवंत पसरीचा जी और इयान स्टीवेंसन जी बहुत अध्ययन करते हैं, लोगों के बयान लेते हैं, शिवा से बात करते हैं, और सारे एविडेंसों के आधार पर अंत में वो ये निर्णय देते हैं कि नहीं, ये पुनर्जन्म की घटना जो है वो सही है। कहीं ना कहीं किसी जो है एक दूसरे के शरीर में, है ना, शिवा की आत्मा वो, या शिवा की जो याददाश्त है या चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, और इसको वो मानते हैं। अंत में जो है 1998 में शिवा की या सुमित्रा की, आप कह लीजिए, मृत्यु हो जाती है, और उसी के 2 साल बाद उसके पति जगदीश की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो शिवा या सुमित्रा की कहानी है, इस कहानी को आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में शोध के तौर पर और रिसर्च के तौर पर इसको पढ़ाया जाता है, इस पर शोध करने के लिए कहा जाता है लोगों को। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो बताने में, तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से मुझे बताइएगा, या कुछ छूट गया है कोई तथ्य तो उससे भी आप मुझे अवगत कराइएगा। जहाँ तक मेरी रिसर्च थी, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, हमने आपके साथ में शेयर की। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।